लाइक दिस इज पेपर फ्रॉम फूड हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो इस टॉपिक से है, इस सब्जेक्ट से है पेपर 5। तो सैनिटेशन क्या है, कोई बता पाएगा? सैनिटेशन में शॉर्ट में हाँ, जो हाँ बताइए। जो फूड कहाँ प्रोसेस वगैरह करते हैं वो एनवायरनमेंट और सब इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज करते हैं सब हाइजेनिक और क्लीन डिसइंफेक्टेंट लगा के सब अच्छे से क्लीन करना चाहिए, नहीं तो फिर फूड में कंटामिनेशन हो जाए। ओके, वेरी गुड। एंड फूड कंटेमिनेशन होने से उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम हो जाएगी एंड इलनेस हो कम हो सकता जाए। है। या सैनिटाइजेशन is a creation of clean and hygienic environment and make it sustainable. Okay, so कंटेमिनेशन क्या है? Food contamination refers to the presence of food presence in food of harmful chemicals। मतलब जो भी फूड है जिसके बारे में बात हो रही है कंटेमिनेटेड है, दैट मीन्स उसमें कुछ हार्मफुल जो बैक्टीरिया है, पैथोजन है, कुछ भी आ चुका है। ठीक है, तो हार्मफुल केमिकल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल से भी कंटेमिनेशन में आएगा। लाइक कुछ भी जैसे जो होना नहीं चाहिए, जो एडिबल नहीं है, खाने लायक चीज नहीं है, वो भी उसमें आ गई है, तो उसको भी हम कंटेमिनेटेड बोलेंगे। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो भी हम कंटेमिनेटेड बोलेंगे। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर का, कंज्यूमर का, जो कंज्यूम कर रहा है, जो खाएगा, उसका इलनेस होगा। ओके, कंटेमिनेटेड फूड खाने से जो कंज्यूमर होगा, खाने वाला जो कंज्यूम करेगा, उसको इलनेस होगा, बीमार हो सकता है। ठीक है, एंड स्टरलाइजेशन क्या है? लाइक कंडीशन किसी भी चीज का जिसमें 0% पैथोजन है, कोई भी इन्फेक्टेड मटेरियल उसमें नहीं है। ठीक है, जीरो इन्फेक्टेड थिंग जिसमें है। तो सैनिटाइजेशन रेफर्स टू एनी प्रोसेस दैट एलिमिनेट्स रिमूव्स के बायोलॉजिकल नहीं होता है। कुछ ना कुछ बैक्टीरिया पैथोजन होते ही हैं। स्टरलाइजेशन मेनली जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए टर्म यूज होता है। ठीक है, कोई भी खाने की चीज को आप कभी भी स्टरलाइज नहीं कर सकते। उसमें कोई भी लाइव सेल नहीं होगा जिसमें वो होगा स्टरलाइज्ड। ठीक है, तो कोई भी फूड में हम जीरो लाइव सेल बोल सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, लाइक कुछ परसेंट रहता ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम किल कर देते हैं, खाने के बाद बॉडी में मर जाता है। एंड बहुत सारे ऐसे भी एजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए फ्रेंडली भी होते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को नहीं लिख सकते कि इट इज स्टरलाइज्ड। अगर हमें लग रहा है वो तो बहुत ही क्लीनलीनेस से हमने बनाया है, बहुत हाइजीन से, तो भी दैट फूड आइटम कैन नॉट बी स्टरलाइज्ड। ठीक है, तो हम सैनिटाइज वर्ड यूज कर सकते हैं एंड नॉन कंटेमिनेटेड यूज कर सकते हैं। एंड इसमें पैस्चुराइज वर्ड यूज कर सकते हैं। जो मिल्क होता है, पैस्चुराइज मतलब जो भी उसमें ऑर्गेनिज्म है वो डीएक्टिवेटेड है। ठीक है, 100% किल नहीं होता है, तो मिल्क जो होता है पैस्चुराइज होता है। पैस्चुराइज एक टर्म है जो एक लुइस पाश्चर थे जिन्होंने अपने नाम से उसका नाम रखा। बॉइल किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं। मतलब वो एक तरह से क्या बोल सकते हैं, वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं बहुत टाइम तक, लेकिन जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मिल्क को अगर हम पैस्चराइज करके पैकेट में रख दिया उन्होंने, लेकिन जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू कर देंगे। अंदर में बैक्टीरिया, ऐसा नहीं कि वो मतलब अब कभी खराब ही नहीं होगा। तो जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा, तो
आप वो मल्टीप्लाई होने लगेंगे, और जैसे ही इतना ऑप्टिमम उनका मल्टीप्लिकेशन हो गया कि दूध को वो खराब कर दें, तो उस टाइम उतने ज्यादा मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या करते हैं, मिल्क को कोगुलेट करते हैं, उसका कल्चर ही चेंज कर देते हैं, वो हार्ड कर देते हैं कुछ एजेंट को और लिक्विड पार्ट को अलग कर देते हैं, सॉलिड अलग लिक्विड अलग। तो अब बोलते हैं ना हम जनरल लैंग्वेज में कि दूध फट गया, तो दूध फट गया मतलब वो सैचुरेटेड हो गया, अलग हो गया है सॉलिड, और उसका कल्चर ही चेंज कर दिया उसमें जो भी बैक्टीरिया है उसने। ठीक है, एक फ्रेंडली बैक्टीरिया है दैट इज लैक्टोबैसिलस, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, फ्रेंडली है। वो भी यही काम करता है कि जो भी लिक्विड है उसको सॉलिडिफाई कर देता है, तो उसका कल्चर चेंज करता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो दैट इज फ्रेंडली बैक्टीरिया, जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड वो बैक्टीरिया सैशेस में भी आते हैं ड्राइड फॉर्म में, और उसको लूज मोशन में छोटे बच्चों को मेडिसिन नहीं दी जाती है, उनको लैक्टोबैसिलस दिया जाता है। तो ये जो सैनिटाइजेशन है, ये सब चीजें हम इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं, जो यूटेंसिल्स हैं इनके लिए यूज करते हैं, सिरिंज के लिए यूज करते हैं। फूड पॉइजनिंग क्या है? फूड पॉइजनिंग जो भी हमने खाया उससे जो बॉडी में पॉइजनिंग हुई, बॉडी बुरा बिहेव कर रही है, जो नॉर्मल बिहेव है वो नहीं कर रही, उल्टा बिहेव कर रही है, तो दैट इज फूड पॉइजनिंग। मतलब कि बॉडी वॉमिटिंग कर सकती है, लूज मोशन हो सकता है बॉडी में, एंड फीवर हो सकता है, थकान हो सकती है, पेन हो सकता है, वोमिटिंग जैसा, लाइक नोजिया नोजिया हो सकता है, एब्डोमेन पेन हो सकता है। तो ये सब कंडीशंस आ जाती हैं किससे? फूड पॉइजनिंग से। ऐसा फूड खाना जिसमें कि कुछ पैथोजन था, जो बॉडी में जाके हमारी बॉडी को होस्ट बना लिया, और उस बॉडी में मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारा बॉडी का न्यूट्रिशन को यूज कर रहा है, और फिर बॉडी का चीजों में, अब बॉडी को पता है कि ये हमारी बॉडी के लिए खराब है, जो पैथोजन आया, तो बॉडी क्या रिएक्ट करेगी? उसको निकालने की कोशिश करेगी, तो वॉमिटिंग कराएगी, लूज मोशन कराएगी, कि वो जो बैक्टीरिया गया है उसको निकाला जाए किसी भी तरह। तो लूज मोशन किसी किसी बॉडी में कराएगी, या फिर पेट में दर्द हो सकता है, या एंड कई बार गैस फॉर्मेशन ज्यादा होती है, HCl सिक्रीशन ज्यादा हो सकता है, एंड कुछ सही तरीके से बॉडी फंक्शन नहीं किया तो फीवर करा देती है। फीवर भी एक तरह से साइंटिफिकली वो काम कर रही है, क्यों? क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर में कोई भी बैक्टीरिया सरवाइव नहीं करता, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है, तो ताकि वो मर जाए। लेकिन जो फीवर है, ज्यादा देर तक फीवर होना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये रिएक्शंस है जो बॉडी करती है जब कोई पैथोजन बॉडी के अंदर जाता है। सो फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स है ये: नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डायरिया, एंड चिल्स, फीवर, पेन, फटीग, ये सब चीजें हो सकती हैं। इनएप्रोप्रिएट मैन्युफैक्चर ऑफ स्टोरेज कंडीशन क्यों होता है फूड पॉइजनिंग फूड में? तो स्टोरेज कंडीशन ठीक नहीं रखी, जिसको जैसे कंडीशन में रखना था नहीं रखा, ज्यादा गर्म टेम्परेचर में रख दिया, ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग, उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो गया और वही रीजन बन गया फूड पॉइजनिंग का। कई बार कुछ केसेस में 1 घंटे में ही सिम्टम्स आने लगते हैं खाने के, कई बार तो तुरंत बाद भी आने लगते हैं, बहुत सारे में पेट दर्द होने लगता है 15 मिनट के अंदर। ये सब चीजें दिखती हैं सिम्टम्स में, तो सिम्टम्स को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। अभी कहाँ से आते हैं जो फूड पॉइजनिंग हुई? तो ये जो कंटामिनेटेड हुआ फूड, जो खराब हुआ, तो वो कहाँ से आया? या तो फ्लाइज से आ सकता है, खुला रखा है, बहुत सारी फ्लाइज आ रही है उस पे, बगल में ओपन कुछ भी ड्रेनेज है उससे आ रही है, वहां पे भी बैठ रही है, यहाँ भी आ रही है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया आ रही है, फिर वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर, गर्मी का दिन है, कुछ एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में रखा है, तो वो एल्यूमिनियम बहुत जल्दी गर्म चीजें कर देता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है, तो फिर उससे भी फूड स्पॉइलेज होता है।
तो ये ना हो इसके लिए क्या करना है, हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रैक्टिस करनी है फूड ऑपरेशन एरिया में। एंड वन थिंग, जो भी इंडस्ट्री में है वो सेफ्टी के लिए क्या करना है, पेस्ट कंट्रोल जरूर करना है। वहां पे चूहे हो सकते हैं, तो ये सब ना हो उनके लिए, उसके लिए पेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। कॉकरोचेस, चूहे, ये सब बहुत सारे कंटामिनेशन को कंटामिनेट करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। एंड्स, कॉकरोचेस, फ्लाइज एंड रैट्स। जो फार्म्स में है वहां पे भी जो उनके फील्ड में जो भी ग्रो हो रहा है, तो वो सब भी कंटामिनेट हो सकती है रोडेंट से, लाइक चूहों से। एंड जो भी एनिमल है वहां पे, स्नेक से, तो इन सब चीजों से कंटामिनेट हो सकती है। वाटर हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो जो वाटर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। तो इसका जो ड्रिंकिंग प्रॉपर्टी है वो मेंटेन होना चाहिए। तो द इन्फेक्शियस caused by water are spread around the patient and the water depending on process of waste material. Drinking water is the most important ring of the oral fecal infection chain. Avoiding bacterial contamination of large quantities of water is possible by disinfecting the water. Scientists and healthcare providers are working to get clean water, setting water standard and setting specific criteria of water that drinkable and usable. तो कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कौन सी बीमारियां हैं जो ट्रांसमिट होती हैं वाटर से। तो वाटर बॉर्न आउटब्रेक्स होते हैं। आजकल तो नहीं होते आउटब्रेक्स, क्योंकि सबका अपना अपना फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। कोई भी ऐसा नहीं कि एक जगह से सप्लाई से पानी आ रहा है और सब ले रहे हैं। कुछ एरियाज में होता है जो म्यूनसिपालिटी का जो पानी पीते हैं जहाँ, तो अगर एक म्यूनसिपालिटी के टैंक में कुछ भी होगा लाइक इन्फेक्शियस थिंग, तो फिर वहां से जो जो म्यूनसिपालिटी से पानी पी रहे हैं तो उनको सबको इन्फेक्शन होगा। लेकिन आजकल सबका अपना अपना प्योरीफायर होता है, तो आउटब्रेक जैसा नहीं होता है कि एक को हुआ तो पूरे शहर में फैल गया। ऐसी चीजें आजकल कम हो गई है, मगर फिर भी कुछ रीजंस में होता है। तो वाटर ब्रेक, आउटब्रेक आर कॉल्ड वाटर एपिडेमिक्स। अगर होता है एक साथ तो इसको बोलते हैं वाटर एपिडेमिक। कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं, साल्मोनेला, विब्रियोसिस एंड शिंगेलाज। एंड एंथेरिक्स भी काफी कॉमन है। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। पैथोजेनिक जहां भी लगा है, पैथोजेनिक मतलब बीमारी करने वाले, ठीक है। तो पैथोजेनिक दैट मीन्स जो बीमारी करे, तो ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। अगर कोई बोले कि लैक्टोबैसिलस इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया, सो नो, दैट इज नॉट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। सो पानी में बैक्टीरिया हो सकता है दैट कैन कॉज डेंजरस वाटर एपिडेमिक, कैन बी मिक्स्ड विद फीसेस ऑफ पोर्टेल्स। एज अ रिजल्ट उसमें अगर फीसेस मिला रहेगा थोड़ा बहुत भी उसके पार्टिकल, तो क्या हो सकता है, कॉलेरा, टाइफॉइड, डिसेंट्री, ये हो सकते हैं। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कैन ऑकर, दीज कैन बी ऑकर।
वाटर शुड बी, जो भी ड्रिंकेबल है, दैट शुड नॉट बी ब्लरी, वो ब्लर नहीं होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। सेकेंड थिंग, कलरलेस होना चाहिए। थर्ड थिंग, ऑर्डरलेस होना चाहिए, उसमें कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए। वाटर को क्लीन करने के लिए फिजिकल मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है। तो फिजिकल मेथड में हम क्या कर सकते हैं, उसको छान सकते हैं एंड उसको हीट कर सकते हैं। द वाटर इज, इट शुड बी कम्स इन केमिकल मेथड एक्चुअली, हीट वाला। If water is boiled for 10 minutes at 100 degrees Celsius, all microorganisms can be caused water epidemics in the body die. Although some sporical microorganisms are based on these temperature gradients, they have no hygiene. So, कितना पानी को सिर्फ बॉईल करना नहीं, उसको 10 मिनट्स तक 100 डिग्री पे बॉईल करना है। अगर पानी में बॉईल आ रहा है, दैट मीन्स वो 100 डिग्री ही है, आपको थर्मामीटर से मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है। बॉईल मीन्स ऐसे करके जो गोल गोल ऐसे उठते हैं ना ऊपर की ओर, वो बॉईल होना बोलते हैं। सिर्फ धुआं नहीं उठना है उसमें, वो सब ऊपर गोल गोल उठना चाहिए, तो दैट इज बॉइलिंग। तो बॉयल कंटिन्यू 10 मिनट तक हो गया, वो पानी में कोई भी पैथोजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसको ठंडा करके पीना है, लेकिन जो भी कंटेनर में रखना है तो अच्छे से ढक के साफ कंटेनर में रखना है। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, HACCP, दैट इज हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। ये एक सिस्टम है जो कि एनालिसिस करता है चीजों के बारे में कि वो हैजार्डस है कि नहीं है। तो हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट डिफाइंड एज अ सिस्टम दैट identify, evaluates and control the hazards that are important to food safety, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सर्टिफिकेशन चाहिए होता है कंपनीज को। तो HACCP का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट पेपर 5। तो अभी और आधा घंटा है, तो लेट्स रिवाइज पेपर, अनदर पेपर ऑल्सो। सो मेनली सैनिटाइजेशन वाले पेपर में आपको पता होना चाहिए कैसे वाटर को वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाए, ठीक है। एंड सैनिटाइजेशन टर्म क्या है, स्टरलाइजेशन टर्म क्या है, एंड फूड सेफ्टी क्या है, फूड कंटामिनेशन क्या है, ये सब टर्म्स थोड़े से पता होने चाहिए। Now I'm going to discuss about paper 4. That is dietetics. Okay, this is important paper जो एक न्यूट्रिशनिस्ट को भी कुछ भी लाइक बिजनेस दैट वाज रिलेटेड टू, जो सैनिटाइजेशन वाला है बहुत कम रिलेटेड है लाइक डाइट एंड इससे, वो आपका इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, इसलिए हमें पढ़ना होता है कि समटाइम्स अगर आपको इंडस्ट्री में कोई अगर जॉब करता है एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि सर इंडस्ट्री में भी डाइटिशियंस होता है, तो उनको ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। फूड ऑफिसर्स की जो जॉब होती है उसमें भी ये सब जो सेफ्टी, सैनिटाइजेशन, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं, इसीलिए वो पढ़ना होता है। एंड दिस इज द पार्ट जो आपका डिजीज से
एंड कैसे करेक्शन किया जाए किसी डिजीज को, इससे रिलेटेड है डायटेटिक्स। ओके, तो this is related to health of the person. सो कॉन्सेप्ट क्या है ये? ह्यूमन नीड प्रॉपर एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसको किसी चीज की डिफिशियंसी हो जाएगी, वो बीमार हो सकता है। एंड इसीलिए न्यूट्रिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ह्यूमन नीड प्रॉपर एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन फॉर अ हेल्दी एंड एक्टिव life. Okay, good nutrition for proper dietary intake is important to meet the dietary requirement of the body. Adequate, proper and balanced diet along with regular physical activities is the basics of good health. Okay, so अच्छी health के लिए हमें क्या करना है? Adequate and proper balanced diet खानी है, साथ में regular physical activity करनी है। ओके, सो जो गुड हेल्थ है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू नाउ डेज मेंटल हेल्थ। सो मेंटल एंड सोशल हेल्थ भी आज की डेट में इम्पोर्टेंस रखता है, ना कि फिजिकल हेल्थ। अगर आपको कोई हेल्थ पूछे तो इसमें आपका फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ दोनों आता है। Poor nutrition lowers immunity and increase sustainability of disease, hinders physical and mental development, and reduces productivity. अगर अच्छा मेंटल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? हमें अगर बोले नहीं खिलाएंगे इस बच्चे को सही से, क्या ही हो जाएगा? क्या होगा जब वो बड़ा होगा, जब वो एक एज के जो माइल्स होते हैं ना, इस एज में इतना ये होना चाहिए, 6 महीने में दांत निकलने शुरू होने चाहिए, 1 साल में बच्चा चलना चाहिए, ये जो माइलस्टोन्स होते हैं वो नहीं अचीव होगा, चीजें लेट होती जाएंगी। एंड जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए दे विल नॉट रेडी टू परफॉर्म। मेंटल हेल्थ उस लेवल की नहीं होगी अगर मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो पीछे रह जाएंगे। अगर फिजिकली बॉडी फिट नहीं होता है तो आप मेंटली भी वीक रहते हैं। और इसमें देखिए इसका टर्म है पैस्चराइजेशन, इसमें भी है फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। इसमें एक टर्म है पैस्चराइजेशन जो कि मिल्क की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। और भी चीजें हैं, कैनिंग है, फूड ड्राइंग है, जो हम चीजें सुखा लेते हैं ना, सुखा के उसको बाद में यूज करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, हर स्टेट्स पे तो नहीं होता, JNK जहाँ पे वेजिटेबल्स कम मिलते हैं तो वहां पे लोग क्या करते हैं, गोभी को ड्राई करके एक माला, गोभी के टुकड़ों की एक माला बना लेते हैं और उसको ड्राई कर लेते हैं। जब उनको सर्दियों में नहीं मिलती वेजिटेबल तब उनको यूज करते हैं। एंड राजस्थान एरिया में टमाटोज की भी स्लाइसेस करके दे ड्राइड अप एंड उसके बाद उसको जब यूज होता है तब उसको यूज करते हैं। तो दैट इज ड्राइंग। ड्राइंग करने से क्या होता है, उसका मॉइस्चर हटा देते हैं। मॉइस्चर ही एक ऐसा कंटेंट है जिसकी वजह से कोई भी लाइफ सरवाइव कर पाती है। तो लाइफ दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक लाइफ है। तो अगर हम उसको वाटर सप्लाई नहीं देंगे तो वो मल्टीप्लाई एंड ग्रो नहीं कर पाएगी। तो हम उसको मॉइस्चर फ्री बनाएंगे, अगर मिनिमम मॉइस्चर रखेंगे जितना उतना उसमें कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन आने से पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। सो ड्राइड इस तरह से काम करता है, हम उसका
मॉइस्चर को रिड्यूस कर देते हैं, तो फिर उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। कैनिंग एक प्रोसेस है। कैनिंग में क्या करते हैं, हम उसको कंटेनर में पूरी तरह से सील कर देते हैं। तो जो अंदर की चीजें तो हमने प्रॉपर, जब वो बैक्टीरिया फ्री थी, हमने फटाफट उसको सील कर दिया। अब बाहर से ही तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, तो बाहर से जब एयर ही पास नहीं हो रही है, तो फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पाएगा। तो कैनिंग इज ऑल्सो प्रोसेस, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं कि हम एकदम फ्रेश एप्पल को ऐसे कैन कर दिया और वो रह जाएगा, नहीं, उसको भी हमको प्रोसेस करना पड़ता है। उसमें शुगर की लेयर के साथ रख सकते हैं या फिर सॉल्ट के साथ रख सकते हैं, तो फिर वो खराब नहीं होता लंबे समय तक। उसके अंदर भी ग्रो होने के चांसेस है। अगर हम किसी जस्ट एक पाइनएप्पल स्लाइस को एकदम अच्छा सैनिटाइजेशन एरिया में रख के, सैनिटाइज एरिया में रख के हमने अच्छे से पैक कर दिया, तो क्या वो खराब नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। हमको उसको पहले पैस्चराइज करना है, लाइक बैक्टीरिया, मिनिमम बैक्टीरिया में उसको कंडीशन में लाना है, तो हम उसको क्विक चिल मेथड होता है कि उसको हीट करा एंड क्विक उसको चिल कर दिया, उसके बाद उसको ऐसे लिक्विड में डाला जिसमें कि उस तक बैक्टीरिया ना पहुंच पाए। तो उसको लिक्विड में डाल के, लाइक शुगर सिरप का एग्जांपल लेते हैं, उसके स्लाइसेस को, पाइनएप्पल स्लाइसेस को शुगर सिरप में डाल के कैन कर दिया, बंद कर दिया। अब अंदर भी ग्रो नहीं हो रहा है और बाहर से भी नहीं आएगा। जो रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला में भी ये लोग जो पैक करके देते हैं, क्या करते हैं, सिरप में डुबो के देते हैं, तो उससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। सॉल्ट भी एक ऐसा है जिससे कि उसको जो कंडीशन होनी चाहिए उसको ग्रो होने के लिए तो नहीं मिलती, तो सॉल्ट की क्वांटिटी भी ज्यादा रहती है। पैकेज्ड फूड में आप देखेंगे सोडियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसमें जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं हो पाता है। एंड पिकलिंग भी एक मेथड है। पिकलिंग में क्या किया जाता है, सॉल्ट भी ऐड किया जाता है और ऑयल भी ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पाता। लाइक ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए उस चीज का। अगर ऑक्सीजन पहुंच रहा है उस पार्टिकल तक, तो फिर वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा, उसमें मोल्ड ग्रो करेगा। सो दीज आर द प्रोसेस जो कि फूड स्टोरेज के अंदर आते हैं, ड्राइंग, पिकलिंग एंड कैनिंग। ओके, नाउ सम न्यूट्रिएंट्स आर देयर, लाइक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट ये तीन बोलना है, उसके बाद फाइबर एंड वाटर। ठीक है, मिनरल्स, सॉरी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, देन विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो गए। उसके साथ दो और हैं, वो भी लिखना है, दैट इज कहीं भी कोई पूछे तो बोलना है, दैट इज वाटर एंड फाइबर। ठीक है, इनको भी मेंशन करना है कि ये भी एसेंशियल है। इसमें से एनर्जी कौन देता है? प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ये तीन ही एनर्जी देते हैं। बाकी मिनरल्स एंड जो वो है, मिनरल्स एंड विटामिन, ये दोनों एनर्जी नहीं देते हैं। इन दोनों को डाइजेशन के लिए भी जरूरत नहीं होती, जैसे लेते हैं वैसे, ब्रेक डाउन की जरूरत नहीं है। ये जैसे हम लेते हैं वैसे एब्सॉर्ब हो जाता है। सबसे ज्यादा कैलोरीज कौन देता है? प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम प्रोटीन देगा, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तीनों में से कौन सा देगा? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट? फैट देगा। नो नो नो, फैट्स देता है सबसे ज्यादा कैलोरीज। अगर हम मान लीजिए 5 ग्राम एग्जाम्पल लेते हैं, तो 1 चम्मच फैट, एक और 5 ग्राम शुगर, या फिर 5 ग्राम प्रोटीन की कोई भी चीज आप ले लीजिए, लाइक मिल्क वाली चीज या प्योर प्रोटीन की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा फैट देगा कैलोरीज। ठीक है,
एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए, पहले भी मैंने बताया है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन गिव्स 4 किलो कैलोरीज, सेम, प्रोटीन भी सेम ही देता है। एंड 1 ग्राम फैट गिव्स 9 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम फैट खाएंगे तो 9 किलो कैलोरीज मिल जाएगा। इसीलिए तो हम फैट बहुत कम खाते हैं ना खाना में, और हम जब भी वेट लॉस करना होता है तो सबसे पहले हम फैट कट डाउन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत कट डाउन नहीं करते, शुगर करते हैं बिकॉज वो सिंपल शुगर है और बहुत ज्यादा कार्ब्स देता है इसके लिए। लेकिन जो राइस है ये सब हम बहुत कट डाउन नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, ये बहुत न्यूट्रिएंट भी दे रहे हैं, साथ साथ बॉडी फूड को बल्क दे रहे हैं ताकि पेट फुल रहे, भूख नहीं लगे। एंड स्टूल फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट। तो लो कार्ब्स बहुत ज्यादा नहीं करना है कभी भी किसी भी डाइट में। आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स करना है जरूर, कि आप सिंपल कार्ब मत दीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब दीजिए। मगर नो कार्ब या लो कार्ब ऐसी डाइट कभी भी रिकमेंडेड नहीं है साइंटिफिकली। ओके, आप नो फैट जरूर कर सकते हैं किसी भी डाइट को, ठीक है, जब तक फैट की नीड नहीं हो वहां पे किसी स्पेसिफिक रीजन से। बट कॉमन वेट लॉस है अगर खाली, तो आप नो फैट जरूर कर सकते हैं, मगर नो कार्ब्स कभी भी नहीं करना है। एंड आप कर भी नहीं सकते, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट आप नहीं देंगे और बाकी चीजें दे के आप एक डाइट प्लान बना ले, ऐसा नहीं होगा। सबसे ज्यादा कैलोरीज फैट से मिलती है, 9 किलो कैलोरीज, एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से सेम 4। ओके, तो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में, ब्रेड के पैकेट में, किसी भी पैकेट में लिख रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर उसमें 10 कार्बोहाइड्रेट है, 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, मतलब वो 40 किलो कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से दे रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, एक जस्ट एग्जांपल लेते हैं। कोई एक प्रोडक्ट है, उसको नोट डाउन करिए आप थोड़ा। एक जस्ट एग्जांपल है, एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो मैं कैलोरीज बोल रही हूँ। एक ब्रेड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है 10 ग्राम। ओके, इसको नोट डाउन करिए। उसकी आपको टोटल किलो कैलोरीज निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें प्रोटीन है 10 ग्राम एंड फैट है 5 ग्राम। उसकी टोटल किलो कैलोरीज निकालिए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। एक प्रोडक्ट है, ब्रेड नहीं बोल रही क्योंकि ब्रेड का ऐसा नहीं होता, तो एक्चुअल बोलते हैं। एक प्रोडक्ट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट मतलब CHO हम शॉर्ट में लिखते हैं, 10 ग्राम, फैट है 5 ग्राम एंड प्रोटीन है 10 ग्राम। इसकी टोटल किलो कैलोरीज कितनी होगी?
कैसे निकालेंगे? कोई कर पाएगा क्या इसको? नहीं कर पाएगा तो मैं बताती हूँ। हम काउंटिंग टिल 10, अगर आप करना चाहेंगे फर्स्ट तो, नहीं करेंगे तो मैं स्टार्ट कर दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7। 125 किलो कैलकुलेट भी कर कैलोरीज। दिया, वेरी गुड। तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं करती हूँ इसको। 20 into 4, बिकॉज 2 10 है, तो 20 into 4 दैट इज 80 किलो कैलोरीज आपका आ रहा है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से। ओके, देन आपका फैट से आ रहा है, फैट है आपका 5 ग्राम। 5 into 9 दैट इज 45 ग्राम। ठीक है, तो 80 प्लस 45 होगा। आपने कैसे निकाला? आई डोंट नो। 125 बोला आपने, वेरी गुड। हाँ, 125 ये होगा, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे, प्रोटीन लिखेंगे, फैट लिखेंगे, तीनों की कैलोरीज लिखेंगे, उसके बाद तीनों को ऐड कर देंगे। इधर इसको कार्बोहाइड्रेट को इंटू 4, प्रोटीन को इंटू 4 और इधर फैट को इंटू 9। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी चीज की कैलोरीज निकाल सकते हैं। आप भी निकालिए, अगर आपके घर में बच्चे हैं छोटे तो उनको भी ये चीज सिखाइए, तो इससे अवेयरनेस आएगी और उनको समझ में आएगा हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। बिकॉज आजकल ओबेसिटी बहुत ही कॉमन है एंड कोई भी उनको फूल नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग बहुत उल्लू बना रहे हैं कि ऐसा इसको मत खाओ, इसमें ऐसा है। तो आपको खुद एजुकेटेड रहना है एंड आपके बच्चों को भी एजुकेट करना है। So, इसको कैलकुलेट करना सीखिए। एंड कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसमें 100 ग्राम दिया रहता है कि 100 ग्राम में इतना इतना है। तो आप जो खा रहे हैं तो वो नहीं हो सकता कि वो 100 ग्राम हो सकता है आप उसका डबल खा रहे हो। उसमें पैकेट में लिखा रहेगा कि टोटल कंटेंट 200 ग्राम वेट होगा उस पैकेट का। मान लीजिए केक की बात कर ले अगर, तो एक केक का पैकेट है, वो हो सकता है उसमें टोटल वेट लिखा रहता है उसमें 200 400, मान लीजिए वो 200 ग्राम का है, लेकिन जो न्यूट्रिटिव वैल्यू का जो बॉक्स होता है उसमें 100 ग्राम की वैल्यूज लिखी रहती है। और अगर आप पूरा पैकेट खा रहे हैं तो जो अपने 100 ग्राम में इसमें कैलोरीज, उसमें तो निकाली रहती है कैलोरीज भी, तो कैलोरीज लिखी है तो इंटू 2 करना पड़ेगा, तो समझ में आएगा आपने कितनी कैलोरीज खाई। ओके, so this was the thing. Next, food adulteration. ठीक है, अडल्ट्रेशन मतलब कोई भी फूड में कुछ ऐसी चीज मिलाना जो कि उसमें नहीं मिलाना चाहिए था। ठीक है, हो सकता है वो खाने की चीज भी हो मगर वो सस्ती हो इसीलिए उन्होंने मिलाई हो, फिर भी वो अडल्ट्रेशन में आएगा। ठीक है, अगर हमने एक्सपेंसिव राइस खरीदे बहुत अच्छे वाले, लेकिन उन्होंने एकदम चीप वाले राइस उसमें मिला के फिर वो बेच रहे हैं, तो वो भी अडल्ट्रेशन में ही आएगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो खाने लायक भी नहीं है, वो चीजें मिलाई रहती हैं। तो द मिक्सचर ऑफ वाटर इन मिल्क, दैट इज वाटर तो फिर भी खाने वाला है, तो वो लेकिन फिर भी ये अडल्ट्रेशन में आएगा। ठीक है, तो जो हम चीज ले रहे हैं तो हमें वही चीज मिलनी चाहिए। अगर कुछ और मिला के दे रहे हैं दैट मीन्स इट इज टर्म एज अडल्ट्रेशन। और वो जो भी मिलाएंगे वो चीप चीज ही मिलाएंगे ताकि उनका बेनिफिट हो सेलर का। तो मिक्सचर ऑफ वाटर इन मिल्क, वेजिटेबल घी और फैट इन घी, जो घी बेच रहा है मार्केट में उसमें क्या मिला देंगे, मिला सकता है वो वेजिटेबल ऑयल, तो वो चीपर है उससे, तो वो मिला सकता है। एंड इंफीरियर ग्रेन, सस्ते ग्रेन एक्सपेंसिव ग्रेन में मिला सकते हैं, सुपीरियर ग्रेन में मिला सकते हैं। तो ये सब चीजें अडल्ट्रेशन आती है। एंड कई बार नॉन एडिबल चीजें भी लोग मिलाते हैं, जैसे कि अगर कोरिएंडर पाउडर की बात की जाए तो उसमें जो हॉर्स डंग है वो भी मिलाया जाता है, ऐसा भी होता है। या फिर आपका पेड़ों का जो वुड का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है एकदम पाउडर, वो भी मिलाया जाता है। सो गोइंग टू एंड द क्लास, थोड़ा सा कुछ मिनट्स अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए वेट करते हैं।
मैम, या हाँ, एक नॉर्मल इंसान को एक दिन में कितनी किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है? ओके, ये वैरी करता है, इंसान कितना चल रहा है, कैसी लाइफस्टाइल है उसकी, उसका वेट क्या है। ओके, तो ये हम कैलकुलेशन मैंने पढ़ाया है, एक बार फिर आप कल रिमाइंड कराइए तो थोड़ा बताएंगे। रफली मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रोटीन है उसका तो कैलकुलेशन होता है आपका, जो भी वेट है इंटू वन, वन से होता है। कैलोरीज आपकी 60 ग्राम के लिए 2200 किलो कैलोरीज होती है। अगर वो 60 केजी का इंसान है, एक नॉर्मल मेन की बात कर रही हूँ, ठीक है, नॉर्मल मेन जिसको ना वेट लॉस करना है ना वेट बढ़ाना है, ठीक है, उसके लिए 2200 किलो कैलोरीज। बट उसका काम कैसा है, दिन भर बैठ के रहने वाला, ऑफिस वाला काम है, ठीक है, या फिर हाउस वाइफ भी हम सेडेंटरी में ही लेंगे। तीन ग्रुप होते हैं, हैवी, मॉडरेट एंड सॉरी हैवी वर्कर, सेडेंटरी वर्कर एंड मॉडरेट वर्कर, ठीक है। तो हम जो आते हैं, जो जनरली जो सोशियो इकोनॉमिक, अपर सोशियो इकोनॉमिक में, वो बैठ के ही रहते हैं, ऐसा बहुत काम नहीं करते हैं, तो हम इनको सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ही काउंट करते हैं, ठीक है। हाउस वाइफ हो गई एंड जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो हो गए। टीचर को हम, जो टीचर होते हैं जो खड़े रहने का आजकल है कि रूल्स, की टीचर को बैठना नहीं है क्लासेस में, तो उनको हम मॉडरेट में लेते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स हो गए वो मॉडरेट में रहते हैं। हैवी वर्कर हो गए जो खेतों में काम करते हैं, जो लेबरर्स हैं, तो उनकी कैलोरीज ज्यादा होती है, 2800 होती है। तो डिपेंड करता है कि क्या है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो मोस्टली ओवरवेट ही रहते हैं, ठीक है। बहुत कम ही होते हैं जो फर्स्ट बार आएंगे तो नॉर्मल है, और उनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी ही होती है, जस्ट वॉक करते हैं एक्स्ट्रा में। तो उनके लिए आई गिव 1600 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो आज की डेट में 1600 भी हम देते हैं। तो अगर आपको एक नॉर्मल पर्सन जो जिसका बीएमआई 20 के ऊपर है, आप आराम से 1600-1700 किलो कैलोरीज दीजिए, अच्छा रहेगा। एक्चुअली मेथड क्या है, आपको जब बुक में लिखने आएगा कि आपको कितना देना है तो वही फॉलो करना है, 2200, 2400 एंड 2800, ठीक है। नॉर्म लाइक मॉडरेट एंड हैवी एंड सेडेंटरी के हिसाब से। मगर जब प्रैक्टिकली आज का जो लाइफस्टाइल है, जो हमने मैं जो फॉलो करती हूँ, प्रैक्टिकली थोड़ा डिफरेंट होता है। हमें 1600, 1800 इतना ही करना होता है, उससे ज्यादा नहीं करना होता है। ओके, तो उतना के अंदर ही आपको डाइट प्लान बनाना है। वेट गेन है तब दूसरा केस है, वेट गेन के केसेस बहुत कम होते हैं। बच्चों के केसेस में आपको थोड़ा ज्यादा देना है, उनको 2000 तक देना है, जो एडोलेसेंट है, ठीक है। तो एडोलेसेंट को बार बार खाना होता है, उनका वेट गेन करना होता है, तो उनके केस में 2200 उनको आपको ज्यादा देना है। लेकिन जो एडल्ट हैं उनके केस में आप लिखेंगे कहीं पे भी तो आप 2200 लिखेंगे, लेकिन आपको जब प्रैक्टिकली काम करना है तो कम ही करना होता है, बिकॉज जो बुक्स में है वो लाइफस्टाइल उससे बहुत कम है। आज की डेट में लोग खर्च बहुत कम करते हैं, लोग खर्च ही नहीं करते, दिन भर बैठ के ही रहते हैं। तो जब खर्च नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें हमको प्रैक्टिकली देखना है, उसका पूछना है कि कैसी लाइफस्टाइल है आपकी। तो आप दो तरह से इसका आंसर हो सकता है कि आपको पेपर में लिखने के लिए चाहिए कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत चीजें देखनी पड़ती है कि उसका लाइफस्टाइल क्या, वो दिन भर में करता क्या है इंसान। तो अगर वो बिल्कुल बैठ के रहता है तो फिर उसको हमको वही 15-16 देना है। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन है तो फिर हमको वही नॉर्मल वाला जो बुक में पढ़ा है वो फॉलो करना है, ठीक है। तो वही चीजें हैं। तो आप जब प्लान कर रहे हैं किसी के लिए तो यू हैव टू राइट लाइक 1800 से ज्यादा मत बनाइए। हॉस्पिटल में भी जो हम देते हैं वो 1800 ही देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते हैं। जो इन पेशेंट, जो एडमिटेड पेशेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एंड बट जो आप बुक में लिखना है तो नॉर्मल, क्योंकि उसमें एज्यूम किया जाता है कि वो पर्सन काम कर रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो सेडेंटरी के हिसाब से दिन भर अपना काम तो कर रहा है, तो आपको वैसे लेके चलना है।
So I'm going to end the class. Jai Shri Krishna, everyone. Good night. Good night. Jai Shri Krishna.